इन्फ्लेशन एक ऐसा राक्षस है जो हमारे पैसे को हमारी आंखों के सामने डे बाई डे खाता चला जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। कई लोगों को ये वर्ड नया लग रहा होगा। आज के इस वीडियो में डिटेल में हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन होता क्या है। तो बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का प्रयोग किए हुए बड़े ही साधारण और सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन आवर इकोनॉमी। तो सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है केबी सिंह और आप देख रहे हैं वन नॉलेज। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। इन्फ्लेशन को डिटेल में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मनी क्या होता है, एक्चुअल में पैसा क्या होता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक्सचेंज वैल्यू प्रोवाइड करता है, यानी हम किसी को अगर पैसे देते हैं तो वो उसके बदले में हमें कुछ देता है। एक समय था जब लोग अनाज दे करके अपना काम करवा लिया करते थे, यानी कि कोई भी काम करवाना होता था उसके लिए वो अनाज देते थे। फिर ये धीरे धीरे अनाज जो है वो कुछ ऐसे चीज़ों में चेंज हो गई जो खराब ना हो जल्दी, जैसे गोल्ड या गोल्ड से बने हुए सिक्के या सिल्वर के सिक्के, या मतलब ये ऐसी चीज़ें, ऐसी धातुएं जो खराब ना हो। और फिर यही कॉइन्स, फिर एक समय आया कि जब ये पेपर करेंसी में चेंज हो गई। पेपर करेंसी जो आज हम यूज करते हैं, जिसमें गवर्नर ऑफ इंडिया की सिग्नेचर होते हैं जो ये लिखते हैं कि मैं धारक को इतने पैसे अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपको वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इतनी, यानी इस पैसे को लेकर के आप कहीं पर जाएंगे अगर तो उसकी वैल्यू मिलेगी आपको। और अब धीरे धीरे ये पैसे चेंज हो गया डिजिटल मनी में, यानी कि लाइक पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं इसके। तो आपको डिटेल में इसके बारे में पता है। और फिर यही डिजिटल मनी अब चेंज हो रहा है क्रिप्टो करेंसी में। अब क्रिप्टो करेंसी में जैसे बिटकॉइन हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब बिटकॉइन क्या होता है, इसके लिए मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज बिटकॉइन और हाउ बिटकॉइन वर्क्स। क्या बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है या इलीगल है हमारे इंडिया में, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो हमें ये पता चल चुका है कि एक्चुअल में मनी क्या होती है। जो इन्फ्लेशन होता है वो मनी पे होता है, यानी पैसों पे होता है। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन को अगर हम लोकल भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है महंगाई। अगर 1950 के टाइम अगर आप कोई चीज 1 रुपए में खरीद पा रहे थे तो आप उसी चीज को लेने के लिए आपको 150 रुपए पे करने पड़ेंगे। यानी कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर 1950s के टाइम में आपको आज़ादी के समय अगर आपको कोई किताब 1 रुपए में मिल रही थी तो आज के समय उसी किताब की प्राइस 150 रुपीज़ हो जाएगी अगर वो किताब एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपको उस समय 1 रुपए में मिल जाती आज उसी चीज़ के लिए आपको 150 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब करेंसी अपनी कितनी वैल्यू लूज कर सकती है आप देख रहे हैं। और इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी 1 रुपए की चीज़ 150 रुपए में मिलना, यानी 15,000% का इन्फ्लेशन हो गया है। क्यों होता है इन्फ्लेशन, क्या कारण होता है इन्फ्लेशन होने का, तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो इन्फ्लेशन होने के 3 सबसे मुख्य कारण हैं। पहला होता है इकोनॉमी का ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होना। अब इकोनॉमी ग्रोथ होने का मतलब ये हो गया कि अगर हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती, यानी कि इसमें लोगों के पास ज़्यादा पैसे आते हैं, और अगर ज़्यादा पैसे आते हैं तो लोग ज़्यादा सामान खरीदना चाहते हैं, यानी डिमांड बढ़ जाती है। और जब सामान की डिमांड बढ़ जाती है तो जो बिजनेसेस हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उस सामान की प्राइस को बढ़ा देते हैं, और प्राइस बढ़ाने के कारण ये हो जाता है इन्फ्लेशन। इसको हम एक और बड़े सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमने कि 1 किलो आलू है जिसको लेने के लिए 1000 लोग खड़े हुए हैं, और यदि 1000 लोगों के पास 1,000 रुपए हैं तो आलू उसको मिलेगा जिसके पास में 1000 रुपए से ज़्यादा हो गए। तो आलू का जो मालिक है वो क्या करेगा कि आलू की कीमत को 1000 से ज़्यादा बढ़ा देगा, यानी जिसके पास में 1000 से ज़्यादा रुपए होंगे वो उस आलू को खरीद पाएगा। तो एक्चुअल में आलू के दाम में क्या हो गया, इन्फ्लेशन। अब एक और सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लेते हैं कि एक होटल है और जिसमें 100 कमरे हैं। अब 100 कमरे में 10 कमरे जो हैं वो लग्जरी कमरे हैं, यानी कि बिजनेस क्लास कमरे हैं, और बाकी के 90 कमरे इकोनॉमी कमरे हैं, यानी जनरल कमरे जिनको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अब वहाँ पे 100 लोग कमरे लेने के लिए गए और सबके पास में बराबर पैसे हैं, यानी इतने पैसे हैं कि हर कोई उस लग्जरी कमरे को अफोर्ड कर सकता है। तो हर इंसान लग्जरी कमरे में रहना चाहेगा। इस कंडीशन में जो होटल को ऑनर है वो तो देखेगा उसके पास 10 कमरे हैं केवल, लेकिन यहाँ पे हर कोई उस कमरे को अफोर्ड कर सकता है। तो वो क्या करेगा, उस कमरे की प्राइस को बढ़ा देगा, यानी जिसके पास में ज़्यादा पैसे होंगे वो उस कमरे को अफोर्ड कर पाएगा। तो यही हो गया कमरे के दाम में इन्फ्लेशन, यानी कमरे की प्राइस में इन्फ्लेशन। तो ये था पहला रीजन इन्फ्लेशन होने का, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड रीजन होता है, सेकंड रीजन को हम लोग कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, मान लो किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई बहुत कम है, तो एक्चुअल में जो उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है वो उसकी प्राइस को बढ़ा देगा। अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। माना कि एक शॉपकीपर है जो केवल 10 किताबें एक दिन में छापता है। अब वहाँ पे किताबें लेने के लिए 1000 लोग पहुँच जाएँ,
तो अब उसके पास में केवल 10 किताबें, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी 10 किताबों की है और वहाँ पे पहुँच गए 1000 लोग। तो इस तरह डिमांड ज़्यादा होने के कारण वो दुकानदार क्या करेगा, उसकी कीमत को बढ़ा देगा, किसकी, किताबों की। तो जब किताबों की कीमत बढ़ा देगा तो यानी जिसके पास ज़्यादा पैसे हो पाएंगे वही उस किताबों को अफोर्ड कर पाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और एक्चुअल में मैं एक बात बता दूं आपको कि जो इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन, दोनों डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई। तीसरा रीज़न होता है इंक्रीज द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कभी कभी रॉ मटेरियल यानी जैसे गेहूं या चावल या जो भी रॉ मटेरियल होता, कच्चा माल, उसकी प्राइस बढ़ जाने के कारण भी कंपनी प्रॉफिट में रहने के लिए अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देता है, जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन होना। तो ये भी एक रीज़न होता है कच्चे माल की प्राइस का बढ़ जाना। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटिंग द मनी, यानी कि हमारे दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि क्यों नहीं गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे प्रिंट कर दे जिसके कारण देश में सबके पास पैसे पहुंच जाए और कोई गरीब ना रहे। तो आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा। मान लो गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे प्रिंट कर दिए, अब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए, तो अब जब बहुत ज़्यादा पैसे हो गए तो हर लोग वो चीज़ें अफोर्ड करना चाहेंगे जो वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो इस तरह किसी भी प्रोडक्ट की जो है डिमांड वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ने के कारण जो बिजनेस हैं या जो भी कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं। अब यही हुआ था जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में 2006 और 2007 के टाइम पीरियड में। जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी इस प्रकार से लूज कर दी थी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने $1 मिलियन, $1 बिलियन, यहाँ तक कि $1 ट्रिलियन, 1000 ट्रिलियन डॉलर्स के नोट भी छापने शुरू कर दिए थे। और अगर आपको जान के हैरानी होगी कि वो जो 1000 ट्रिलियन डॉलर था उसकी जो कीमत थी एक्चुअल में वो थी $1। यहाँ तक कंट्री अपना पैसा लूज कर सकती है, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन होता क्या है, जब किसी कंट्री में एक महीने में 50% से ज़्यादा किसी वस्तु की प्राइस बढ़ रही हो तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अब यही हुआ था वेनेजुएला में। एक्चुअल में वेनेजुएला में एक दिन में किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस 98% से ज़्यादा बढ़ रही थी और इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग कभी डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअल में इसके रीजंस क्या होते हैं और कुछ इसके पॉलिटिकल फैक्टर्स का भी इफेक्ट पड़ता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि करंट टाइम में हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट कितना है। तो पहले ये जान लीजिए कि इन्फ्लेशन रेट होना कितना चाहिए। एक डेवलपिंग कंट्री के लिए जो इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए वो हो जाना चाहिए 2 से 6% के बीच का, और हमारे इंडिया का इस समय है 4.02%। तो ये हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो है वो अच्छा है। अब एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होना भी अच्छी बात नहीं है और इन्फ्लेशन ना होना भी अच्छी बात नहीं है। अब आपके दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं आ रहा कि अगर हमारे देश में 0% इन्फ्लेशन हो जाए, यानी महंगाई हो ही ना, तब हमारे लिए कितना अच्छा हो। बट एक्चुअल में इसका भी हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। मान लेते हैं हमारे कंट्री में 0% इन्फ्लेशन हो गया, अब इससे ना तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, ना तो आपके देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और ना तो किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी, यानी सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा और इस तरह हमारे देश की ग्रोथ भी रुक जाएगी, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी और इसका बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे। तो 0% इन्फ्लेशन होना भी अच्छी बात नहीं है। अभी रिसेंट में कुछ कंट्रियों के साथ तो ऐसा हुआ कि उनका इन्फ्लेशन रेट 0 नहीं, 0 से और नीचे चला गया। उसमें कुछ कंट्रियां इस प्रकार हैं, कतर जिसका -2.17% चला गया था, इजराइल, स्विट्जरलैंड और बहुत सारी कंट्रियां हैं। बात करेंगे कि डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन ये होता है कि जब किसी कंट्री में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए और उसकी डिमांड बहुत कम हो जाए तो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो नीचे गिर जाती है और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन लगा था तो हमने देखा था कि जो पेट्रोलियम की इंटरनेशनल मार्केट प्राइस है तो वो नीचे गिर गई थी। इनफैक्ट वो नीचे ही नहीं, वो माइनस में चली गई थी। उस समय 1 गैलन क्रूड ऑयल की जो प्राइस हो गई थी वो हो गई थी -$0.16। तो यहाँ तक की भी सिचुएशन आ सकती है डिफ्लेशन के कारण। क्यों? क्योंकि उस समय जितने भी यातायात थे वो बंद हो चुके थे, ट्रांसपोर्ट बंद हो चुके थे, एयरलाइंस बंद हो चुकी थी, तो जिसके कारण पेट्रोल कंज्यूम नहीं हो रहा था और इसके कारण क्या हुआ कि इसके प्राइस में डिफ्लेशन हो गया। और स्टार्टिंग में आपको ये भी देखने को मिला होगा कि जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय सब्जियां और आलू के प्राइस भी बहुत नीचे चले गए थे और यही डिफ्लेशन हमें एक टाइम में देखने को मिला था यूएसए में 1870 to 1890 के टाइम में। यानी उस समय उनकी कंट्री में जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ हो रही, लेकिन उस समय उनके देश में सस्टेनेबिलिटी छाई हुई थी, यानी कि वो हो रहा था डिफ्लेशन। अब ऐसे डिफ्लेशन को बोलते हैं द ग्रेट डिफ्लेशन। अब एक्चुअल में इसमें होता क्या है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होता है प्रोडक्टिविटी का बढ़ जाना है। यानी उस समय जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे उनकी सप्लाई बहुत कम थी और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, यानी वो मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा हो रहे थे और इसके कारण क्या हुआ कि प्राइजेज
नीचे चले गए और इसी को बोलते हैं द ग्रेट डिफ्लेशन। अब लास्ट में कंक्लूजन ये निकल के आता है कि इन्फ्लेशन होना अच्छी बात है या बुरी बात है और क्या करना चाहिए हमें इन्फ्लेशन से बचने के लिए। तो वेल इसके बारे में मैं दो सबसे मुख्य बातें बताऊंगा जो आपको इन्फ्लेशन से बचने के लिए मदद करेंगी। मेरी जो पर्सनल एडवाइस है वो तो ये कहती है कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन होना हमारे लिए नुकसानदेह ही है। वेल इन्फ्लेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप लोगों ने अपने रिलेटिव से या किसी न किसी से ये जरूर सुना होगा, ऐसे रखने से अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं, इस पैसों को या तो गोल्ड खरीद लेते हैं या तो कोई सोने से बनी हुई कोई चीज़ें खरीद लेते हैं और या तो फिर इसको रियल इस्टेट में या ज़मीन खरीद लेते हैं या रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि रियल इस्टेट या ज़मीन की या गोल्ड की प्राइस टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहती है, तो इसलिए उसके प्राइस में इन्फ्लेशन नहीं होता, लेकिन हमारे मनी में, हमारे एक्चुअल मनी में इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमें पैसे को सेव करके ना रख करके, किसी बैंक में ना रख करके, किसी बेड के नीचे ना रख करके इसको हमें इन्वेस्ट करना चाहिए किसी रियल इस्टेट में, किसी गोल्ड परचेजिंग में, या तो फिर ज़मीन या कुछ भी जो भी है खरीद के चीज़ें डाल देनी चाहिए जिसकी प्राइस टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। तो वेल वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। लास्ट तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।